नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपीपीसीएस में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जो विगत वर्षों में आए हुए हैं उसका विश्लेषण और अवलोकन कर रहे थे। इस कड़ी में 2012 और 13 दो वर्ष का हमने कर लिया। आप 2014 का इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स, तो ये विश्व बैंक ने विकसित किया था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निवेशकों को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता यानी कि कार्बन एफिशिएंसी का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने हेतु विश्व बैंक ने हरा सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स नामक एक पर्यावरण अनुकूलन स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया है। तो ये ग्रीन इंडेक्स दरअसल स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, तो ये भी ध्यान रखना है। पर्यावरण से संबंधित तो है ही, साथ ही साथ ये इकोनॉमिक्स से संबंधित भी है, जिसे डेवलप किसने किया है? विश्व बैंक ने। क्यों किया है? क्योंकि वैसी कंपनी जो कार्बन एफिशिएंट है उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो वैसे सही सुमेलित सिर्फ सी है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो हरदोई में है। इसके अलावा जो गलत है उसका मैं सही करके पढ़ दे रहा हूँ। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर जिले में है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ये गौतम बुद्ध नगर जिले में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये ललितपुर में है। जबकि जो सही सुमेलित था सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य ये हरदोई में है। वही बात व्याख्या में भी लिखा हुआ, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ तो रिवीजन हो जाएगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई जिले में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये ललितपुर जिले में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में पता करना है। तो वैसे इसका आंसर क्लियरली कुछ दिया हुआ नहीं है और ये आउटडेटेड भी हो चुका है, क्योंकि अब कौन सा जीव विलुप्त प्राय है या फिर असुरक्षित हो गया, या कौन से कैटेगरी में आया, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, तो ये तो एक तरीके से आउटडेटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जो व्यापक नीच होता है यानी कि व्यापक कर्मता, ये किसी भी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। जबकि बड़े आकार वाला जो शरीर होगा या संकुचित नीच यानी कि नीच का कम हो जाना या फिर आनुवांशिक भिन्नता की कमी हो जाना, ये तीनों जो कारण होते हैं वो किसी भी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जबकि व्यापक नीच हो जाना ये विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अब सवाल ये है कि नीच क्या होता है? नीच एक वैसी पर्यावरणीय परिस्थिति होती है जो किसी विशेष प्रजाति के लिए रहने के लिए अनुकूल होती है। तो वो अनुकूलता अगर उसी अनुकूलता में अगर विस्तार होगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो कोई प्रजाति विलुप्त क्यों होगा? वो तो और उसका घर और बड़ा हो जाएगा, तो वो रहेगा ही एक तरीके से। तो इसलिए आंसर है 48। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो कुल मिला के 4 समझौते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया था उस वर्ष जिस वर्ष ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एजेंडा 21 के बारे में विशेष रूप से देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट है। एक तो ये कि एजेंडा 21 के बारे में आए तो पहला फैक्ट ये है कि ये गैर बाध्यकारी है, मतलब स्वेच्छा से देश लागू करेंगे इसको, उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा। दूसरा, अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बात और भी ध्यान रखना है, ये कब आया था? तो 1992 में इसे विश्व ने एक्सेप्ट किया है, जब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक यूएनसीडी यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था, तो उसी में 1992 में इसे एक्सेप्ट किया गया है और ये गैर बाध्यकारी है। तो ये 2 फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। तो जैव विविधता के स्थिति मतलब जैव विविधता के लिहाज से धनी स्थान पश्चिमी घाट है, क्योंकि वहाँ जैव विविधता ज़्यादा है, इसीलिए उसको हॉट स्पॉट भी बोलते हैं पर्यावरण का। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, कुछ जुड़ी हुई बातें याद करते हैं, जैसे कि हॉट स्पॉट, जैसे अभी मैंने बोला, तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 1988 में नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। अच्छा, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ये नाम भी हमें याद आना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ नोट कर लिया है, मैं अभी आप सब पढ़ देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा व्याख्या पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड को हॉट स्पॉट माना जाता है। और अभी हमने देख ही लिया है कि नॉर्मन मायर्स ने 1988 में सबसे पहले हॉट स्पॉट शब्द का यानी तप्त स्थल शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि जैव विविधता, तो जब W.G. रोजन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है सबसे पहले। उसके बाद फिर एक हमने देखा था बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो एडवर्ड सुएस ने सबसे पहले बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले ने किया है, जबकि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया है।
ये इकोलॉजी शब्द ओइकोलॉजी के रूप में प्रयोग हुआ था, OEKOLOGIE। तो ये चीज़ें हैं। अब इतना चारों फैक्ट तो हो ही गया, लेकिन बार बार जब जब आएगा तब मैं बोलता रहूँगा, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। हो सकेगा तो कभी वीडियो पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा। चलिए एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले किया है। एजी टांसले ने इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग किया। जैव विविधता के लिए WG रोजन का नाम आता है और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एडवर्ड सुएस का नाम आता है, जबकि हॉट स्पॉट शब्द के लिए नॉर्मन वायर्स का नाम आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो भारत सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके हिसाब से 33%, भारत की जितनी भूमि है उसके हिसाब से 33% भूमि पर भारत का प्लान है कि वो वन एस्टैब्लिश करेगा वहाँ पर, मतलब जंगल होंगे 33% भूमि पर। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अब कुछ मैं अपडेटेड फैक्ट्स यहाँ नोट किया हूँ, थोड़ा सा मतलब पैसेंस से सुन लीजिए बस। जैसे आपको बताइए कि ISFR रिपोर्ट आता है, यानी कि इंडियन स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, 2-2 साल पर आता है। तो ये भी एक फैक्ट है कि 2 साल पर आता है ये। 16वीं रिपोर्ट अभी तक जारी हो चुकी है 2019 में, 17वीं अभी नहीं आई है, तो जब भी आएगा तो 17वां रिपोर्ट वो कहलाएगा, ठीक है। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन और वृक्ष जो दोनों मिलाकर के जो क्षेत्र है भारत में वो 24.56% है। फिर से बोलता हूँ, 24.56% वन और वृक्ष दोनों मिलाकर के क्षेत्र अभी है, जबकि चाहिए कितना, 33% चाहिए। खैर, सिर्फ वन की बात करें तो 21.67% वन, 21.67% पर वन है, और वृक्ष की बात करें तो 2.89% पर वृक्ष है। और यही वन और वृक्ष यानी कि 21.67 और 2.89, ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 24.56% आ जाता है, यानी कि 24.56% यही है वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर के क्षेत्र, जबकि हमें चाहिए 33%। तो अभी तो चलना है, अभी और काम करना है, तभी पहुँचेंगे। अच्छा, इस रिपोर्ट में पिछले रिपोर्ट की तुलना में वृद्धि कितना हुआ है? तो वृद्धि हुआ है, ये भी एक फैक्ट है कि हाँ वृद्धि हुआ है, कमी नहीं हुआ है। तो 0.65% की वृद्धि हुई है। अगर हम एरिया के बारे में बात करें तो 51,188 किलोमीटर यानी 5,188 किलोमीटर इतना बढ़ गया है वन और वृक्ष क्षेत्र हमारा। तो ये 4 पॉइंट थे फैक्ट से संबंधित। अच्छा, एक ISFR रिपोर्ट में एक नया अध्याय जोड़ा गया था वनों के प्रकार एवं जैव विविधता के नाम से, तो ये भी एक फैक्ट है। तो 5 फैक्ट मैंने यहाँ पर बता दिए आपको। मैंग्रोव के बारे में भी है, तो अब चलिए पढ़ ही देता हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो देखिए, मैंग्रोव अभी जो ISFR रिपोर्ट जो है वो मैंग्रोव 4,975 किलोमीटर यानी कि जो पूरे क्षेत्र है उसका 0.15% है मैंग्रोव। इस वर्ष भी वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला वर्ष जब मैं बोल रहा हूँ तो 2019 का तुलना 2017 से होगा, क्योंकि 2 साल में रिपोर्ट आती है। तो 54 किलोमीटर यानी 54 किलोमीटर वृद्धि हुआ है। मैंग्रोव की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव क्षेत्र जो है वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद फिर अंडमान निकोबार में, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में है। तो ये सारी बातें थी 5-7 पॉइंट जो महत्वपूर्ण हैं। हो सकेगा तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को बैक करके 10 सेकेंड 20 सेकेंड। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, 5 जून को आपको पता ही होगा विश्व पर्यावरण दिवस, और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है ग्रीन मफलर। लेकिन ग्रीन मफलर क्या होता है? तो देखिए, जहां अनियोजित औद्योगिक विकास होता है, यह अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग होता है तथा यांत्रिक दोष युक्त, मतलब मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है उसमें, यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में अत्यधिक योगदान देते हैं। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, मतलब लगाया जाता है, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हम मतलब घने पौधे को जब हम प्लांट करते हैं इस उद्देश्य से कि ध्वनि प्रदूषण कम होगा, तो वही ग्रीन मफलर कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र जो है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। कैसे? देखिए व्याख्या में क्या लिखा है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। ये बात सही है। यह पृथ्वी के लगभग 70% सतह के ऊपर विस्तृत है।
तो हाँ, तो इससे रिलेशन क्या है, मतलब कुछ स्पष्ट नहीं व्याख्या है, लेकिन ये बात याद रखना एक फैक्ट के रूप में कि विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। घास मैदान, पर्वत और वन की तुलना में समुद्र जो है सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो आपको पता ही होगा, धान का खेत जो होता है वो मीथेन गैस का उत्पादन करता है। इसी मीथेन गैस को CH4 भी कहते हैं रासायनिक सूत्र के रूप में। वही व्याख्या में लिखा हुआ है कि धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक और मानवीय दोनों स्रोत होते हैं, ये भी फैक्ट के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीरी स्थित है। तो नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नागपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। नागपुर वही जो अभी सड़क परिवहन मंत्री हैं ना, नितिन गडकरी, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। तो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, ये नागपुर में स्थित है और 1958 में इसका एस्टैब्लिश हुआ है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ चुका है पहले के सालों में। पहले के साल जब मैं बोल रहा हूँ तो 2012 और 2013, ये दोनों साल में से किसी में आया हुआ है। तो वर्ष वही लिखा हुआ है, वर्ष 1958 में केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान चीरी के रूप में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर की स्थापना की गई। तो इतना उलझन में नहीं पढ़ना है, बस नीरी यानी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में एस्टैब्लिश किया गया है, 1958 में किया गया है। बस दो फैक्ट। 56, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो 1986 में। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ है। इस अधिनियम को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। तो बस इतना ही व्याख्या था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट इसी को बोलते हैं। इसी को हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ये भी बात याद रखने योग्य है, कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, या हैली नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, या जिम कॉर्बेट, तो तीनों एक ही है और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 1936 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि आपको व्याख्या में मिलेगा आगे, लेकिन कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट नोट किया हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन पूछे कि बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन है, तो हमीस नेशनल पार्क है, ये जम्मू एंड कश्मीर में 1981 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है नेशनल पार्क, तो साउथ वटन आइलैंड जो अंडमान निकोबार में है। अच्छा, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो MP में है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ एक भी नेशनल पार्क नहीं है, तो पंजाब में है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो पंजाब अभी न्यूज में है, क्योंकि वहाँ के CM जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो इस्तीफा दे चुके हैं और यहाँ एक भी नेशनल पार्क नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, वही व्याख्या में लिखा हुआ है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये उत्तराखंड में है, सबसे पहला नेशनल पार्क है। बस यही बात है। अब नाम दफ़ा 1983 में किया गया था, जो अरुणाचल में है। तो जगह इंपॉर्टेंट है, कौन से राज्य में, दुधवा UP में है, 1977 में इस्टेब्लिश किया गया था। 77 मतलब 77। और गुइनडी ये कहाँ है मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैं लिखना ही भूल गया हूँ। ये 1976 में इस्टेब्लिश हुआ है। 58, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है। तो द्वितीय प्रदूषक कौन नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये द्वितीय प्रदूषक नहीं है, प्राथमिक प्रदूषक है। तो विकल्प C इसका आंसर है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है और द्वितीय प्रदूषक क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, इसका पुनर्स्मरण करें। तो देखिए, PAN स्मॉग और ओजोन, ये तीनों जो है ये प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड PAN स्मॉग और ओजोन ये तीनों जो है द्वितीय प्रदूषक है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीय प्रदूषक नहीं है, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है। देखिए, प्राथमिक वायु प्रदूषक से सूर्य प्रकाश की जो रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं द्वितीय प्रदूषक। फिर से बोलता हूँ, जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं और उसका सनलाइट में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शंस जो होता है, उसके कारण जो प्रदूषण उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे द्वितीय प्रदूषक, यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो जैसे कि PAN स्मॉग और ओजोन, ये सब सारे। जबकि प्राथमिक क्या होता है, जो सीधे सीधे वायुमंडल में प्रदूषण के रूप में ही मुक्त होता है, उसे हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए, यही बात यहाँ लिखा हुआ है, अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो अब स्पष्ट हो जाएगा। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से ही सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कि CO, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड,
जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीय वायु प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि ओजोन यानी O3 और पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि PAN। ठीक है, बस इतना ही बात था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो जो बी नंबर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के सामने लिखा हुआ है हंगुल, जबकि ये बाघ और हाथी दोनों के लिए रक्षा का काम करता है, दोनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए उत्तराखंड में है, ये सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए भी है और ये असम में है, ये भी सही है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर के लिए है, जब ये यूपी में है, ये भी सही है। ठीक है, वही बात व्याख्या में लिखा हुआ है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ है पेरियार? ये केरला में है और ये बाघ और हाथी दोनों के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैगनिक विकिरण कारण हो सकता है, तो त्वचीय कैंसर का कारण हो सकता है, स्किन कैंसर का कारण ये हो सकता है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिक समय तक सूर्य के परावैगनिक विकिरण के शरीर पर पड़ने पर DNA में आनुवांशिक परिवर्तन हो सकता है। तो ध्यान रखना है, DNA में आनुवांशिक परिवर्तन भी हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण होगा। नेक्स्ट, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ओजोन अल्ट्रावायलेटेड किरणों से बायोस्फीयर को बचाती है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन टाइप है। ओजोन को O3 कहते हैं क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या 3 होती है। आपको याद आ ही रहा होगा कि 3 से 7% ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये भी जिम्मेवार होता है। कौन? ये भी, मतलब ओजोन जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें एक पॉइंट है महत्वपूर्ण। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये तो अभी हमने बात कर ही लिया था। निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के परावैगनिक किरणों यानी अल्ट्रावायलेटेड रेज से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। तो नीचे अगर ये आ जाए, मतलब क्षोभ मंडल में, तो एक तरीके से प्रदूषण का काम करेगी, और ऊपर रहता है तो एक तरह से प्रोटेक्टर का काम करता है ये परावैगनिक किरणों से। नेक्स्ट, जैव विघटित प्रदूषक है, तो वाहित मल उपलब्ध विकल्पों में से जैसे पारा है, प्लास्टिक है, एस्बेस्टॉस है, वाहित मल है। तो ऐसे तो प्रदूषक ये चारों है, लेकिन वाहित मल ये जैव विघटित प्रदूषक है, मतलब जीवों से ये इसका विघटन भी हो जाता है। थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए और स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विभक्त कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं, मतलब जिसका विघटन हो जाता है, जिसका अपघटन हो जाता है। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे घरेलू अपशिष्ट जिसको कचरा कहते हैं, मूत्र तथा मल, वाहित मल आदि। 63, जैव विविधता का अर्थ है, तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जब होते हैं तो ही हम कहते हैं कि जैव विविधता वाला ये क्षेत्र है। जैसे कि पश्चिमी घाट, म्यांमार और उधर पूर्वी भारत का सीमा, तो ये सब सारी जगह, अंडमान निकोबार। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, एक चीज़ आ रहा है जैव विविधता से, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो WJ रोजन ने किया था 1985 में, सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग ये किया था। ठीक है। अच्छा, ये एक आता है हॉट स्पॉट शब्द, तो हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में, मतलब 3 साल बाद हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग हुआ नॉर्मन मायर्स के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और एक साइड पार्क है और वन जीव अभयारण्य, दूसरी साइड राज्य है। तो देखिए, दाचिगम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, ये भी बात याद रखना है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। तो ये सब सारे हो गए, इसके हिसाब से ए आता है आंसर। फिर से एक बार बोल देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, दाचिगम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू एंड कश्मीर में है, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप शेयर भी कर सकते हैं।